मैं वसीम सर के पास जाने से बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि मेरा केमिस्ट्री का पेपर बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था। मैं अब फैसला कर चुकी थी जो भी हो जाए वसीम सर को मैं कहूंगी कि मेरा पेपर पास कर दे। मैं वसीम सर के पास आई। वसीम सर से कहा कि अब मेरा पेपर पास कर दे। वसीम सर ने मेरा पेपर मेरे सामने रखा और कहा, इस पेपर पर जब कुछ लिखा ही नहीं तो मैं तुम्हें कैसे पास कर दूं? ऐसा नहीं हो सकता। रुस्टार, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम यहाँ से जाओ। मैंने कहा, सर मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस मेरा पेपर पास कर दें। आप नहीं जानते, अगर ये मेरा पेपर फेल हो गया तो मेरी डिग्री रह जाएगी। मेरा सिर्फ केमिस्ट्री का पेपर ही सही नहीं हुआ, बाकी सब पेपर्स में अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन बस आप मेरा ये पेपर पास कर दें। मैंने सर के हाथ पर हाथ रखा। सर ने बड़े ही गौर से मेरी तरफ देखा। सर ने कहा कि तुम ये क्या कह रही हो? मैंने कहा, मैं ठीक कह रही हूँ सर, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस आप मेरा पेपर पास कर दें। सर ने कहा, इसका मतलब क्या है? तुम क्या जानती हो? मैंने कहा, हाँ सर, मैं इसका मतलब अच्छी तरह से जानती हूँ, बस आप मेरी बात मान ले। मैं आपको खुश कर दूंगी। अब जैसा चाहेंगे, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। सर ने कहा, ठीक है, ये पेपर तुम्हारा है। तुम कितने नंबर चाहती हो? मैं नंबर लगा देता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं जैसे खुश होना चाहूंगा तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। मैंने कहा, हाँ हाँ सर, मैं आपकी हर बात मानूंगी। सर ने कहा, ये वदा याद रखना, तुम अगर मेरी बात मानी सच में तो फिर तुम्हारे अच्छे नंबर दे दूंगा। क्या 90 नंबर ठीक है? मैंने कहा, सर आप इससे भी ज्यादा नंबर दे सकते हैं। मैं चाहती हूं कि आप मुझे 95 नंबर दे दें। सर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 95 नंबर दे देता हूं। सर ने इसी वक्त मेरे पेपर पर 95 नंबर लगाकर कहा कि ये नंबर मैं कल जमा करवाने वाला हूं। सर ने इसी वक्त एक छोटे से कागज पर मुझे एड्रेस लिख कर दिया कि अब मैं यहां से जा रहा हूं, तुम बस मेरी बताई हुई जगह पर पहुंच जाओ। आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझे कैसे खुश करती हो। अगर वाकई ही तुमने मेरे साथ अच्छा वक्त गुजारा तो ये नंबर कल मैं जमा करवा दूंगा, अदरवाइज मैं तुम्हें फेल काफ। मैंने थोड़ी देर के बाद एक रिक्शे वाले को एड्रेस दिखाया तो इसने मुझे बैठने को कहा। वो थोड़ा सा दूर जरूर था, लेकिन तकरीबन 1 घंटे के बाद इसने मुझे बताई हुई जगह पर छोड़ दिया। मैंने सर को कॉल की तो सर ने कहा कि मैं वहां किसी को भेजता हूं। मैंने कहा, नहीं सर, आप किसी को क्यों भेजेंगे? मुझे बता दे, मैं खुद ही वहां आ जाती हूं। सर ने कहा, ठीक है। सर ने मुझे थोड़ा सा एड्रेस समझाया। थोड़ी देर के बाद मैं सर के घर तक आ चुकी थी। सर का घर किसी गांव में था, यहाँ वो रेंट पर रहते थे। घर में कोई भी मौजूद नहीं था। मैं बहुत ही ज्यादा हैरान थी। सर आखिर किसको मेरे पास भेजने वाले थे? सर ने कहा, मैं खुद ही वहां आना चाहता था, लेकिन जब तुमने खुद कहा तो मैंने कहा कि वो खुद ही यहाँ आ जाएंगी। सर ने इसी वक्त जूस का गिलास आगे बढ़ाया। सर ने कहा, जूस पी लो। मैंने जूस पिया। सर बिल्कुल रिलैक्स बैठे थे। सर ने कहा, परेशान ना हो, यहाँ कोई भी आने वाला नहीं, हमारे अलावा यहाँ कोई भी नहीं। हम अच्छी तरह से खेल सकते हैं, तुम बस अब मेरी हर बात मानेगी। सर ने बस मुझे अपने पास बिठा लिया, अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। मुझे काफी अजीब लगा, लेकिन मैं सर का हाथ नहीं हटा सकती थी। मुझे पता था कि अब जो कुछ होने जा रहा है वो मेरी रजामंदी से होने जा रहा है। वसीम सर ने कहा, क्या तुम अब तैयार हो? क्या सच में तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो ना? मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी वैसी कोई भी बात सोचो। और मैंने कहा, सर आप बेफिक्र हो जाए, अब मैं यहां तक आ चुकी हूं तो मैं अब यहां से जाने वाली नहीं। मैं आपके साथ हूं, लेकिन बस मैं आपको इतना बता देना चाहती हूं कि मैंने आज से पहले ऐसा कोई भी काम नहीं किया। मैंने कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती करे। मैं चाहती हूं कि बस अब सब कुछ प्यार से करें। सर ने कहा, हाँ हाँ, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं ना कि जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम अब बेफिक्र हो जाओ। सर जैसे बैठे थे उन्होंने मुझे खेलने को कहा। सर ने मुझे नीचे बैठने को कहा। मैं अब समझ चुकी थी, मेरे लिए ये काफी है।
थोड़ी देर के बाद मैं काफ़ी अच्छे तरीके से खेलने लगी। अब मुझे भी काफ़ी अच्छा लगने लगा था। मैं जैसे जैसे खेल रही थी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। सर भी अब इस बात पर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सर के चेहरे से मुझे साफ खुशी नजर आ रही थी। सर ने कहा, तुम तो रुस्टार वाकई ही अच्छी खिलाड़ी हो। मुझे तो लगा कि तुम इतना ज्यादा नहीं खेल पाओगी, लेकिन तुमने तो वाकई ही कमाल कर दिया। ठीक है। थोड़ी देर के बाद सर ने मुझे एक अच्छी सी पोजीशन बनाने को कहा। मैं सर की बताई हुई पोजीशन में आ चुकी थी। सर बस अपने तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सर ने कोशिश की तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा, सर ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मैं शायद ऐसा नहीं कर सकती। सर अब शायद हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं बन सकता। मैं बहुत ही ज्यादा अब परेशान भी हो चुकी थी, लेकिन सर ने कहा, देखो मैंने नंबर कल जमा करवाने हैं। ठीक है, अब मैं भी फैसला कर चुकी थी। अब जो भी हो जाए मैं यहां से नहीं हिलना चाहती थी। मैं एक बार फिर अपनी बताई हुई पोजीशन में दोबारा आ गई। सर को मैंने कहा, बस जो भी है इस बार मैं यहां से नहीं हिलने वाली। अब जैसा खेलना चाहते हैं खेल सकते हैं। सर ने काफी अच्छे तरीके से कोशिश की। इस बार मुश्किल जरूर थी, लेकिन काफी अच्छे तरीके से वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। मुझे परेशानी जरूर हुई, मेरे चेहरे से परेशानी भी नजर आ रही थी, लेकिन सर अब जैसे खेल रहे थे मुझे काफी अच्छा लगने लगा था। सर ने कहा, चाहे जैसे भी खेल लो, इतनी तो परेशानी इस खेल में होती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। अब बेफिक्र हो जाए, जो कुछ होना था हो गया, बस आप अपने हिसाब से खेलें। मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मैं अब आसानी से ये सब कुछ खेल सकती थी। मैंने अब सर को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से खेलते हुए देखा। मुझे भी काफी अच्छा लग रहा था। अभी तक सर अपने मकसद में कामयाब तो जरूर हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो अच्छी तरह से खेलना जानते थे। मुझे तो लगा था कि सर जल्दी अपना खेल मुकम्मल कर देंगे, लेकिन सर अभी तक भी खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। मैं डर गई, बहुत ज्यादा डर चुकी थी। मैंने कहा, सर आपने तो कहा था कि यहाँ कोई नहीं आने वाला। मैं अब समझ चुकी थी। अब आरिफ सर ने कहा, तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम्हारा मैथ का पेपर मेरे पास होता है। मैथ में से तुम्हारे 50 नंबर जरूर हैं, लेकिन तुम्हें और भी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। मुझे अब इस बात का अंदाजा हो चुका था कि आरिफ और वसीम दोनों आपस में मिले हुए हैं। आरिफ को मैंने कहा, सर नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। केमिस्ट्री का पेपर तो मेरा बिल्कुल पास ही नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने वसीम सर की बात मान ली। लेकिन मैं आपके साथ नहीं। आरिफ ने कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं भी तो पेपर में फेल कर सकता हूं। मैं तुम्हें पेपर में अच्छा नंबर दे सकता हूं अगर तुम भी मेरी बात मान लो। मुझे काफी अजीब लग रहा था। मैं बहुत ही ज्यादा अब बेबस हो चुकी थी, लेकिन मुश्किल वक्त तो मैं गुजार चुकी थी। अब जो भी हो जाए मैं अब फैसला कर चुकी थी। आरिफ सर को मैंने कहा, ठीक है, अब जो चाहते हैं मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। थोड़ी देर के बाद, क्योंकि वसीम सर कुछ देर खेल चुके थे, अब आरिफ सर ने अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। मुश्किल वक्त जरूर था, लेकिन काफी अच्छे तरीके से मैं अब खेल चुकी थी। आरिफ सर अपने तरीके से खेल रहे थे। आरिफ के पास जो था वो काफी मजबूत ताकतवर था, इसलिए आरिफ सर काफी अच्छे तरीके से खेल रहे थे। मुझे काफी परेशानी जरूर हो रही थी, लेकिन अभी वसीम सर भी खेलने के लिए तैयार थे। वसीम सर ने आरिफ सर को कहा, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो। मैं अब बहुत ही ज्यादा परेशान थी। मुझसे खुद भी अब ये सब कुछ खेलना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन अब एक बार फिर वसीम सर ने अपने हिसाब से खेलना शुरू किया। वो अच्छे तरीके से खेल रहे थे। लेकिन जब आरिफ सर ने भी वसीम सर के साथ खेलने को कहा तो मैं काफी शॉक में थी। मैंने कहा, ये क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अब मुकम्मल तौर पर खेलना चाहते थे। मैं समझ चुकी थी। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। सर आप बारी बारी अपने हिसाब से खेल लें, वही बेहतर है। मैं ऐसे नहीं खेल सकती। लेकिन उन्होंने बस मुझे अच्छी तरह से परेशान करने के बाद कह दिया, देखो, अगर तुम्हें पास होना है तो फिर ऐसा तो होगा। फिर आखिर में मजबूर हो चुकी थी। अब मैं यहां तक आ चुकी थी, अब मैं ऐसे यहां से नहीं जा सकती थी। इसलिए मेरे पास अब उनका। थोड़ी देर के बाद आरिफ सर ने मुझे 5,000 रुपये निकाल कर दिए।
कहा, तुम परेशान न हो, इससे तुम अपनी कुछ चीज़ें खरीद सकती हो और तुम्हारे नंबर भी अच्छे लग जाएंगे। मानता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन तुम्हें पता है कि पूरे साल मेहनत करने के बाद ही इतना अच्छे नंबर आते हैं। तुम्हें तो अब इतना अच्छा नंबर मिल रहा है ना। उम्मीद है ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब कोई जवान लड़की शादी होने के बाद अपने ससुराल में चली जाए, जहां उसका जवान देवर और बूढ़ा ससुर रहते हों, तो ऐसे में इस लड़की को अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है। लेकिन कुछ लड़कियां ये बात समझ नहीं पातीं और अपनी हवस और जज्बात से बेकाबू होकर ऐसा गलत काम कर जाती हैं कि जिससे घर बर्बाद हो जाते हैं। ये कहानी भी ऐसी ही कहानी है जिसमें मेरी जवान भाभी ने अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल करते हुए ऐसा गलत काम किया था जो बताते हुए मुझे शर्म आती है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। शादी बहुत धूमधाम से हुई थी, लेकिन नसीब ने बर्बाद कर दिया था। साइमा की शादी अपने कज़न से हुई थी। शादी के कुछ महीने बहुत सुकून से गुजरे थे। कुछ महीने गुजरे तो सास नंद सब पूछने लगे। शादी को 8 महीने गुजर चुके हैं, कोई अल्लाह की रहमत नहीं हुई। साइमा उनकी बात सुनकर कोई जवाब न देती। वक्त गुजरने लगा। 5 साल गुजर गए, लेकिन साइमा माँ नहीं बन सकी। फुप्पी, सास, नंद, यहाँ तक कि उसका शौहर भी उसे ताने देने लगा। उसकी फुप्पी बार बार कहती थी, ये मनहूस है, बस इससे जान छुड़वा लेनी चाहिए। बांझपन का ताना, वो अल्फाज कितना दर्द देते हैं, ये सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। साइमा हर रात उनकी बातें सुनते हुए सो जाती और सुबह सख्त लहजे उसके मुंतज़िर होते। बहुत दुआ मांगी, ए अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मुझ पर रहम फरमा, मैं थक चुकी हूँ, इन सब की बातें सुन सुनकर मैं तंग आ चुकी हूँ, मुझे अपनी रहमत से नवाज दे। सास कभी किसी हकीम के पास तो कभी किसी डॉक्टर के पास ले जाती। साइमा का हर टेस्ट क्लियर होता। जब साइमा अपने शौहर से कहती कि अपना टेस्ट करवा लो, तो वो साफ इनकार कर देता। 7 साल गुजर चुके थे, लेकिन औलाद नहीं हुई। फिर एक दिन साइमा खाना बना रही थी। उसका शौहर घर वापस आया। उसके साथ एक लड़की थी। माँ ने पूछा, बेटा ये लड़की कौन है? बेटा मुस्कुराकर बोला, अम्मा ये तेरी बहू है, हमने कोर्ट मैरिज की है। माँ पहले कुछ परेशान सी हुई, फिर साइमा की तरफ देखकर बोली, इस मनहूस का क्या करना है? साइमा के शौहर ने साइमा की तरफ देखकर उसे 3 बार तलाक दे दी। फिर वो दूसरी बीवी का हाथ थामकर अपने कमरे में चला गया। सास नंद सब बहुत खुश हुए। साइमा की दुनिया उजड़ चुकी थी, लेकिन वो अब सारी ज़िंदगी रोए के सिवा और क्या कर सकती थी। वो अंजाम जानती थी, जब औरत को तलाक हो जाए तो ये मुआशरा उसके साथ क्या करता है। तलाक वाली लड़की को सिर्फ गोश्त का टुकड़ा समझा जाता है। 10 साल पहले वो कब जानती थी कि यूं आने वाला वक्त उस पर कहर बरसाएगा। वो कब जानती थी कि उसके दामन पर तलाक का दाग लग जाएगा। साइमा की सास गाली देकर कहने लगी, मनहूस अब हमारे घर से निकल जाओ। साइमा ने बगैर कुछ कहे अपने लब से लिए। क्या शिकवा करती, किससे शिकायत करती, जब ज़ख्मी अपनों ने दिए थे। वो अपने कमरे में गई, अपना मोबाइल उठाया, अलमारी में कपड़े पड़े हुए थे, कुछ ज़रूरत का सामान उठाया। उसका शौहर कहा करता था कि नई मोटरसाइकिल लेनी है। साइमा ने पैसे जमा करते करते 5 साल में 70,000 जमा किए थे। ये पैसे उसने अपने खर्चे में से जमा किए थे। वो जाते हुए अपने शौहर की तरफ मुस्कुराकर देखने लगी, कहने लगी, मैं पागल हूँ, मैं किसी को दुख नहीं देती, मैं बद्दुआ नहीं दूंगी, बस मेरे नसीबों का सफ़र ऐसा था। तुम दोनों खुश रहो। और हाँ, ये लो 70,000 रुपये। तुम कहा करते थे कि नई मोटरसाइकिल लेनी है, मेरी तरफ से तुम दोनों को ये शादी का तोहफा है। शौहर साइमा की आंखों में देखने लगा। साइमा की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। न जाने इतना सब्र कैसे आया था। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं हुआ। साइमा ने फूफी के सामने सर झुकाया, कहने लगी, फूफी जान, माना कि मैं मनहूस हूँ, लेकिन आप मेरी फूफी हैं, मुझे प्यार तो दे दें, मुझे अलविदा कहते हुए अपने गले से लगा लें। फूफी ने उसकी बात सुनकर अपना मुंह मोड़ लिया। साइमा ने देखा तो वो मुस्कुराने लगी, सोचने लगी कि ये लोग कैसे इतनी नफ़रत कर लेते हैं। साइमा ने जैसे ही घर से बाहर कदम रखा, उसका ज़ब्त टूट गया। उसकी आंखों से आंसुओं का तूफ़ान बहने लगा। उसकी सुर्ख आँखें, बर्बाद ज़िंदगी, तड़पता दिल, बेबसी की इंतहा, 1000 शिकवे। ये किससे कहती, किसको सुनाती कि उस पर क्या गुजरी थी।
वो रिक्शे में बैठी अपने वालिदैन के घर आ चुकी थी। वो मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराते हुए अपनी माँ से मिली। भाई वालिद सब घर पर मौजूद थे। सबसे मुस्कुराते हुए मिली। माँ ने पूछा, बेटी खैर तो है? आज इस वक्त और अकेले आई हो? शौहर कहाँ है? इतने में मस्जिद से आज़ान की आवाज़ सुनाई देने लगी। ज़ोहर का वक्त हो रहा था। बग़ैर कुछ बोले वज़ू किया, नमाज अदा की। नमाज के बाद माँ से कहने लगी, अम्मी बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे। माँ कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसने बेटी को खाना दिया। साइमा खाना खाकर कहने लगी, अम्मी मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ। माँ ने गुस्से से पूछा, बेटी मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे सच बताओ कि तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हारे शौहर ने कुछ कहा है? लेकिन साइमा खामोश रही। थोड़ी देर के बाद कहने लगी, नहीं अम्मी, किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं बस आपसे मिलने आई हूँ। अगर आपको बुरा लगा तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। माँ ने सीने से लगा लिया, बेटी तेरी आंखें बता रही हैं कि तुम्हें कुछ हुआ है। वो माँ के सीने लगी हुई मुस्कुराने लगी। उसकी आवाज़ कांपने लगी। वो अपनी माँ से कहने लगी कि मेरे शौहर ने मुझे बांझपन का ताना देकर तलाक दे दी। माँ को उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। माँ ने कहा, बेटी ये तुम क्या कह रही हो? साइमा बोली, बस अम्मी मुझे तलाक हो चुकी है, अब प्लीज़ कोई तमाशा ना करना, कोई भी तमाशा ना करना, बस जो होना था वो हो गया। मुझ पर एक क़यामत का आना ज़रूरी था जो आकर गुजर चुकी है। अब प्लीज़ इससे ना तो कोई बात करना और ना कोई झगड़ा करना। अम्मी बस सब छोड़ दे, मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करती। साइमा की माँ तड़पने लगी, बेटी तुम्हें क्या हुआ? हम इसको गिरबान से पकड़ेंगे, उससे हक महर की बात करेंगे। साइमा मुस्कुराने लगी, अम्मी मेरी ज़िंदगी को रोक लग चुका है, आप हक महर की बात कर रही हैं, इससे क्या होगा? क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? 4 लोग इकट्ठे होंगे, मेरा तमाशा लगेगा, पुलिस, कोर्ट कचहरी, कालम खलोच, और वो लोग भी मुझे देखेंगे जिनको मेरी खबर तक नहीं हुई। माँ उसने मुझे छोड़ दिया, मैं खुश हूँ, बस आप प्लीज़ इस बात को ख़त्म करें। उसे ख्याल आने लगा कैसे शौहर की खिदमत की, उसके पाँव दबाती रही, उसको खाना बना कर देती रही, कपड़े धोना, न सर्दी देखी न गर्मी, उस घर को घर बनाने में मशगूल रही, कभी भूख काटी, इफलास के दिन देखे। हर मुमकिन कोशिश करती रही कि मेरा घर आबाद रहे, और आखिरकार क्या हुआ? सिर्फ तलाक हुई। ये सब क्या हुआ? बाप ने कहा मेरी बच्ची मेरी मर्जी से शादी करेगी। ना पसंद पूछी, ना दिल का हाल बयान करने दिया, खुद फैसला किया और मुझे खामोशी से अलविदा कर दिया। जिससे निकाह हुआ उसने मेरी कोई कुर्बानी नहीं देखी, ना मेरा रात रात भर जागना देखा, ना मेरी चाहत को समझा। बस मतलब की ना रही तो मुझे छोड़ दिया। हम बेटियां आखिर क्या हैं? कभी जहेज़ के नाम पर मारी जाती हैं तो कभी बेऔलादी के नाम पर। इतनी में अजान होने लगी। सारी रात सोच में गुजर गई। आंख से एक आंसू गाल को छूते हुए तकिए को गीला कर रहा था। बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। कहने को एमए पढ़ी थी, लेकिन बेटियों की तालीम किसी जाहिल मर्द के निकाह में आने से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मुआशरा कहता है मर्द अगर गाली दे तो खामोश रहो, मर्द थप्पड़ मारे तो खामोश रहो। वक्त गुजरने लगा। साइमा की ज़िंदगी अंधेरे में डूब चुकी थी। ना कोई ख्वाहिश बाकी थी, ना कोई चाहत थी। यूं कह लो सिर्फ सांसों का सफ़र जारी था और मौत का इंतज़ार कर रही थी। अब रंगीन दुनिया से डरने लगी थी। अब कई कई घंटे वो तन्हा बैठी न जाने किस सोच में गुम रहती थी। उसकी याददाश्त कमज़ोर होने लगी। रात को क्या खाया था सुबह भूल जाती। भाभी लोग इतना ताने देते थे, लेकिन वो बिल्कुल खामोश रहती थी। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके वालिद ने सोचा कि हमारी ज़िंदगी ना जाने कब ख़त्म हो जाए, बेटी की दोबारा शादी कर देते हैं। लेकिन बेटी अब की बार मर तो सकती थी, लेकिन शादी नहीं कर सकती थी। उसे लगता था कि सब मर्द ऐसे ही मतलब परस्त होते हैं, बस अपने मतलब तक साथ रहते हैं, मतलब ख़त्म रास्ते जुदा कर लेते हैं। एक लड़के का रिश्ता आया। लड़का बैरूने मुल्क जॉब करता था। उम्र काफ़ी थी, लेकिन वो बहुत अमीर था। पहले भी 2 शादियां कर चुका था। साइमा ने इनकार कर दिया। कोई 5 बच्चों का बाप तो कोई 3 बार शादीशुदा, कभी कोई शराबी तो कभी कोई बूढ़ा, इस तरह के रिश्ते आने लगे। वालिद ने बहुत समझाया, बेटी हमारी बात मान लो, ज़िंदगी का सफ़र तन्हा नहीं गुजारा जाता, कल को खुदा जाने क्या हो। लेकिन साइमा इनकार करती रही। एक दिन शादी की वजह से उसकी अपने वालिदैन और भाई के साथ बहुत लड़ाई हुई। जब रात को सारे घर वाले सो चुके तो उसने नींद की गोलियां खा लीं। फिर जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो वो ऊंची आवाज़ में रोने लगी। जब उसके वालिद ने आवाज़ सुनी तो वो कमरे में आए। साइमा की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। जल्दी से उसे अस्पताल लेकर चले गए। रात के 12 बज रहे थे। डॉक्टरों ने मैदा धोया, उसका इलाज शुरू हुआ। माँ साइमा के सर बैठी उसके सर पर हाथ फेर कर कह रही थी, मेरी बच्ची खुद को क्यों अजियत दे रही है। अस्पताल में एक लड़का था जो अस्पताल में काम करता था। जो मरीजों को ड्रिप लगाता था वो साइमा को ड्रिप लगा रहा था।
डॉक्टर ने यासिर से कहा कि इस मरीज को जो मैंने दवाई लिख कर दी है तुमने इसे वक्त पर खिलानी है। डॉक्टर साइमा की माँ से कहने लगा, मेरी ड्यूटी का वक्त ख़त्म हो चुका, ये लड़का यहाँ आपके पास रहेगा। रात के 2 बज रहे थे। वालिद अस्पताल के बाहर बैठे हुए किसी सोच में मगन थे। माँ भी पास सोफे पर लेटी हुई थी। साइमा ने आवाज़ दी कि मुझे पानी दो। यासिर जल्दी से आया, कहने लगा, आपको क्या चाहिए? साइमा ने पानी मांगा। यासिर पानी लेकर आया, खुद उसे सहारा देकर उठाया और उसे पानी पिलाया। वो साइमा की तरफ देखकर कहने लगा, मैंने आपके वालिद को रोते हुए देखा है, वो आपके लिए बहुत परेशान है। आप अपने वालिद की बात क्यों नहीं मान लेती? मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आपसे ऐसी बात करूँ। बस ये बात मेरे दिल में आई तो मैंने आपसे शेयर कर दी। यासिर रात भर साइमा के पास बैठा रहा। दूसरे दिन जब डॉक्टर आया, उसने चेकअप किया। डॉक्टर ने बताया कि अब परेशानी वाली कोई बात नहीं, आप घर जा सकते हैं। यासिर ने दिल में एक ख्वाब सजा लिया, कितनी अच्छी और कितनी प्यारी लड़की है। इसके वालिद कह रहे हैं, एक 5 बच्चों के बाप से शादी कर लो, सिर्फ इसलिए कि इस लड़की को तलाक हो चुकी है। मेरे नबी ने भी तलाक वाली खातून से निकाह किया था, मैं भी इस लड़की से निकाह करूँगा। यासिर अपने घर गया, अपनी वालदा से बात की। माँ, एक लड़की है, बहुत अच्छी और बहुत प्यारी है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो हमारे घर को जन्नत बना देगी। माँ ने पूछा कि बेटा वो कौन है? यासिर ने माँ से कहा कि माँ, इस लड़की को एक बार तलाक हो चुकी है। माँ ने गुस्से से कहा, बेटा तुम हमारी बेइज्जती करवाने वाले हो कि एक तलाक वाली लड़की से तुमने शादी कर ली है। यासिर मुस्कुराकर कहने लगा, बदनाम हो या इज्जत, शादी तो मैं उसी से करूँगा। जब यासिर के भाइयों और बहनों को पता चला, सब कहने लगे, इसके लिए तलाक वाली लड़की रह गई थी। बहन अपनी नंद के लिए कहने लगी और भाई अपनी साली के रिश्ते की बात करने लगा, लेकिन यासिर जिद कर रहा था कि वो साइमा से निकाह करेगा। दूसरे दिन यासिर साइमा के घर आया रिश्ते की बात करने के लिए। सलाम दुआ के बाद बात शुरू हुई। साइमा की माँ कहने लगी, हम क्या करें, हमारी बेटी राज़ी नहीं होती। यासिर प्यार से कहने लगा, आंटी मैं एक बार आपकी बेटी से बात करना चाहता हूँ। साइमा बहुत गुस्से में थी। जब यासिर को अपने सामने देखा तो खामोश हो गई। यासिर ने पूछा कि आप कैसी हैं? साइमा आहिस्ता से बोली कि मैं ठीक हूँ। यासिर कहने लगा, मैं आपकी माँ और आपके वालिद से आपको मांगने आया हूँ। साइमा सख्त लहजे में बोली, यासिर आपका ये पागलपन है, मैं जानती हूँ मुझे रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। यासिर उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा, कहने लगा, हर मर्द एक जैसा नहीं होता, अल्लाह की खातिर मुझे एक मौका दें। आखिरकार साइमा को हार मानना पड़ी। सब बहुत खुश थे। साइमा यासिर की हमसफ़र बन चुकी थी। सबने यासिर को बहुत बुरा भला कहा कि उसने तलाक वाली लड़की से शादी की। यासिर के भाइयों ने यासिर को एक अलग से पुराना कमरा दिया। उसके भाई उससे बात नहीं करते थे। वो सब उसकी बीवी को बहुत बुरी लड़की समझते थे। यासिर साइमा से कहने लगा, मैं अमीर तो नहीं, लेकिन वादा करता हूँ कि तुम्हें शहजादी बनाकर रखूँगा। साइमा महसूस कर रही थी कि यासिर अच्छा इंसान है। यासिर नाश्ते के वक्त साइमा के साथ मिलकर नाश्ता तैयार करता और फिर मिलकर दोनों नाश्ता करते। यासिर की तनख्वाह बहुत कम थी, जिससे गुजारा मुश्किल था। कच्चा सा मकान था। बाकी सब भाइयों ने अपने पक्के घर बना लिए थे। एक दिन साइमा यासिर से कहने लगी कि मेरी दोस्त ने बताया कि स्कूल टीचर की ज़रूरत है, तुम अप्लाई करो। यासिर ने साइमा का हाथ थामकर कहा, तुम्हारा जो दिल करता है वो काम करो। मुझे कोई एतराज़ नहीं। साइमा ने अप्लाई किया, तालीम अच्छी थी, अल्लाह का करम हुआ, स्टारा ग्रेड की टीचर की जॉब मिल गई। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। 2 साल के बाद साइमा स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। अच्छी खासी तनख्वाह हुई, बच्चे ट्यूशन भी पढ़ते थे। देखते ही देखते हालात बदलने लगे। मियाँ बीवी ने मिलकर 2 मंजिला पक्का घर बना लिया। यासिर ने अपना मेडिकल स्टोर बना लिया। जिंदगी खुशियों में बदल गई। अल्लाह ने रहमत की, बेटा अता किया। यासिर बहुत खुश था। एक दिन यासिर के मेडिकल स्टोर पर एक शख्स आया। उसके सर से खून निकल रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे। यासिर ने उसके सर पर मरहम पट्टी की। उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ? वो शख्स गाली देकर कहने लगा, डॉक्टर मेरी बीवी बहुत जालिम है। मेरा घर, ज़मीन, सब जायदाद अपने नाम करवा ली और अब मुझे रोज़ कुत्ते की तरह मारती है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि साइमा का पहला शौहर था। यासिर का भाई सामने खड़ा था। यासिर अपने भाई के पास गया, कहने लगा, भाई ये देखें, ये वही है जिसकी वजह से आपने मुझे गालियाँ देकर अपने घर से निकालकर कच्चे मकान में भेजा था। आप कहते थे ये तलाक वाली औरत है और ये गलत औरत है। भाई मैं आप पर तंज नहीं कर रहा, अल्लाह माफ़ करे, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये मेरी बीवी का पहला शौहर है। भाई तलाक वाली लड़की मेरे माशरे में क्यों इतनी बुरी है? क्यों तलाक वाली लड़की को लोग नफ़रत भरी निगाहों से देखते हैं? भाई मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने तलाक वाली लड़की को अपना हमसफ़र बनाया। आज अल्लाह का शुक्र है कि हम दोनों बहुत अच्छी तरह और बहुत खुश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।